सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। अब तो आज हम लोग एक आर्थिक विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो युवाओं के लिए और सेवा देने वालों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम सभी जानते हैं कि आज का दौर प्राइवेटाइजेशन का दौर है। सभी सरकारी प्रतिष्ठानों का प्राइवेटाइजेशन कैसे हो जाए इसी की बुद्धि लगाई जा रही है। निजीकरण कैसे हो, जो भी सरकारी संस्थान हैं उनका निजीकरण हो जाए, उन्हें उद्योगपतियों के हाथों में दे दिया जाए, इसी की सारी कवायद चल रही है, पूरे विश्व में चल रही है। क्योंकि जो उद्योगपति हैं उनका काफ़ी दबाव होता है चुनाव में और राजनेता उनके पक्ष में होते हैं। एक बात तो यह है। दूसरी बात है कि जो सरकारी संस्थान हैं वे अपना कार्य उतनी एफिशिएंसी से, उतनी उद्यमिता से नहीं कर पा रहे हैं जितना कि उनसे अपेक्षा है, या जो निजी कंपनियां हैं वे जिस तरह से काम को अंजाम देती हैं उस तरीके से अंजाम नहीं दे पा रही। तो अब यह एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है कि जब इतनी एफिशिएंसी से वे नहीं दे पा रहे हैं तो सरकार को उन्हें चलाने से क्या लाभ है। फिर जो लगातार घाटे में जा रही हैं, प्रतियोगिता में हार रही हैं, ऐसी सरकारी कंपनियां, सरकारी प्रतिष्ठान, अब उनके यहाँ के कर्मचारियों को वेतन देना, जो कि मनमाने ढंग से वेतन रखा गया है, क्यों इतना ज़्यादा दिया जाए, यह कोई तार्किक रूप से बताने को तैयार नहीं। पे कमीशन आता है, तनख्वाह बढ़ा दी जाती है। तनख्वाह क्यों बढ़ाई जाएगी और उनके बीच में जो ग्रेड हैं वे क्यों इस तरह से होंगे। मान लीजिए कि क्लास 1 अफसर है, उसकी तनख्वाह 1 लाख है, उसके नीचे जो अधिकारी है उसकी तनख्वाह 80,000 है। तो अब यह बताना काफ़ी मुश्किल है कि जिसकी तनख्वाह 80,000 है उसके ठीक नीचे वाले की, उससे ऊपर वाले की तनख्वाह 1 लाख क्यों है। उसे 82,000 भी दिया जा सकता था, 81,000 भी दिया जा सकता था और ग्रेड बरकरार रहता, लेकिन इतना गैप क्यों किया गया। नीचे जो क्लर्क है उसका मान लीजिए कि 40,000 है, तो इतना अंतर फिर कैसे आ गया। तो यह सरकार बताने में असमर्थ है, उसका कोई लॉजिकल कंक्लूजन नहीं है। तो ये जो वेतन है इनका काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए लोग सरकार के यहाँ नौकरी करना चाहते हैं। और वेतन ही नहीं होता बल्कि ऊपरी आय भी होती है, यानी घूसखोरी भी होती है, उसलिए भी सरकार के यहाँ जाना चाहते हैं, सरकारी नौकरी करनी चाहते हैं। और इतना ही नहीं, एक बार जो उसमें प्रवेश कर गया उसे निकाला नहीं जा सकता, यह सुविधा भी होती है। उसकी तनख्वाह घटा नहीं सकते, यह सुविधा भी होती है। तो वहाँ पर जो सुरक्षा महसूस करता है व्यक्ति, नौकरी करने वाला, वो प्राइवेट कंपनियों में नहीं करता। इसके अलावा वहाँ जिम्मेवारी उतनी नहीं होती है, तो जिम्मेवारी का भी अभाव होता है।
नहीं किया तो आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, थोड़ी बहुत डांट डपट करेंगे, बस काम खत्म है आपके। कोई ना कोई बहाना बना देगा वो, ये ऐसे ऐसे हो गया, इस कारण नहीं हुआ। तो गलती अपने नीचे कर्मचारियों के ऊपर थोप देते हैं। कभी भी अधिकारी जिम्मेवारी नहीं लेते हैं, सदैव जिम्मेवारी नीचे वालों को हैंड ओवर कर दिया जाता है। तो इन सब कारण उसकी जो कार्य क्षमता है और उनकी जो उत्पादकता है वह प्रभावित होती है। तो जो निजी कंपनियां हैं वहाँ पर सरकार को लगता है कि ज़्यादा एफिशिएंसी है तो उन्हीं को सौंप दिया जाए। अगर नहीं सौंपेंगे तो लगातार घाटे में ही जा रहे हैं, तो इतनी इनकी तनख्वाह दी जाएगी तो वो कहाँ से आएगी? तो जाहिर सी बात है कि सरकारी बजट से जाएगी। सरकार कोई उत्पादन कर नहीं पा रही है, घाटे में जा रही है और उनको पेमेंट देना पड़ रहा है। तो अब वो बजट कहाँ से आएगा? तो पब्लिक के ऊपर टैक्स लगा के आएगा। तो जाहिर सी बात है फिर टैक्स लगाएंगे, टैक्स लगा देंगे तो फिर महंगाई बढ़ेगी और पब्लिक के ऊपर बोझ पड़ेगा। तो जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उसका बोझ जो जनता है उसके ऊपर पड़ता है। जनता अपने कमाई का पैसा उनको देते हैं, तो इसलिए जनता भी त्राही त्राही करती है। सरकारी कर्मचारियों की संख्या में वे भी घटौती चाहते हैं, उनको भी निजीकरण से लाभ मालूम पड़ता है। लेकिन उन्हीं जनता में से जो लोग सेवा देना चाहते हैं यानी नौकरी करना चाहते हैं, वे सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, वे प्राइवेट कंपनी में काम नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पर सुविधाएं हैं इतनी। तो अब इस समय के दौर में जो सरकारी करण की बात करे तो उसे लोग लूनाटिक समझते हैं, उसे एक तरह से पागल और दिवालिया समझते हैं। परंतु चुनाव जीतने के लिए यह जरूरी है कि रोजगार पैदा किए जाए, क्योंकि जनता मांग करती है कि हम लोग बेरोजगार हैं, हम लोग को रोजगार चाहिए, काम चाहिए। क्योंकि सभी लोग उद्योग धंधे नहीं लगा सकते, सभी लोग बिजनेस नहीं कर सकते। तो वे चाहते हैं कि नौकरियां दी जाएं, और नौकरियां का उनका मतलब होता है सरकारी नौकरियां। तो वे नेताओं से मांग करते, नेता परेशान रहते हैं, क्या कोई रास्ता निकल सकता है इसके बीच का? तो हमारी समझ में एक रास्ता है बीच का, हम निकाल सकते हैं एक रास्ता। वह रास्ता क्या है कि काम तो जो है प्राइवेट कंपनियों को दिया जाए, यानी निजीकरण तो हो, लेकिन नौकरियों का सरकारीकरण किया जाए। यह आप अच्छा समझ लीजिएगा। मैं चाहता हूं कि कार्य जो है वह निजी कंपनियों के हाथों में चला जाए अधिक से अधिक, परंतु उनके यहाँ जितने भी कर्मचारी हैं वे उनके कर्मचारी नहीं माने जाएं, वे सरकार के कर्मचारी माने जाएं। तो यह एक मध्य का रास्ता निकलता है जिसमें हम हर एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दे सकते हैं, और प्रतिष्ठानों का सरकारीकरण भी नहीं करना होगा। सभी प्रतिष्ठानों को हम प्राइवेटाइजेशन भी कर देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहली बात तो है कि हमें एक पोर्टल बनाना पड़ेगा। उस पोर्टल में जितने लोग काम करना चाहते हैं यानी नौकरी चाहते हैं, वे उस पोर्टल में रजिस्टर्ड हो जाए। और एक पोर्टल हो जिसमें कि जितने लोग कर्मचारी रखना चाहते हैं, यानी जो कंपनियां हैं, प्राइवेट हाउसेस हैं, दुकानें हैं, ठेकेदार हैं, तो वे जो हैं एक तरफ हो जाए, यानी जिनको कर्मचारी चाहिए और जिनको नौकरी चाहिए, तो ये दोनों जो है एक एक तरफ हो गए। तो इनका पोर्टल बन गया। जो लोग काम भी कर रहे हैं, जिनको नौकरियां मिली हुई हैं, वे भी उसमें दर्ज हों ताकि सरकार को पता चले। यानी हर कर्मचारी जो जहां काम कर रहा है या जिसे काम चाहिए, उन सब का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। सरकार के पास पूरा डाटा रहेगा
कौन आदमी हमारा कहाँ काम कर रहा है, किस रैंक पर काम कर रहा है और कितने तनख्वाह पर काम कर रहा है। तो जो भी नौकरी चाहता है वो उसमें अपना रजिस्ट्रेशन कराया। सबके लिए अनिवार्य कर दिया जाए, हर सेवा प्रदाता का भी रजिस्ट्रेशन हो जाए और जो सेवक बनने को इच्छुक हैं उनका भी रजिस्ट्रेशन हो जाए। अब इसमें करना यही है कि जिसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, जो कहीं काम कर रहे हैं, तो इन सभी को जो काम कर रहे हैं उनको माना जाए कि ये सरकारी नौकर हैं। और जितने भी दुकानें हैं, ये सब हैं, प्राइवेट कंपनियां हैं, उसमें यह कह दिया जाए, यह अनिवार्य कर दिया जाए कि आपके यहाँ जितने भी काम करेंगे आप उसी पोर्टल से ही लोगों को रखेंगे, अन्य किसी को आप नहीं रख सकते। और आप जिनको भी रखेंगे उनकी तनख्वाह आप नहीं देंगे, उनकी तनख्वाह सरकार देगी। और सरकार उनकी तनख्वाह कहाँ से देगी? उन्हीं से लेकर के देगी। यानी सरकार अपने बजट से नहीं देगी तनख्वाह, सरकार देगी उन्हीं कंपनियों से, उन्हीं दुकानदारों से, उन्हीं ठेकेदारों से, उन्हीं फार्म हाउसों से लेकर के देगी। यदि कोई किसान भी है जो मजदूर रखना चाह रहा है अपने यहाँ, तो वह भी उसी पोर्टल से लेगा। आपको चाहे 3 दिन के लिए आदमी चाहिए, चाहे 1 दिन के लिए चाहिए, चाहे महीना भर के लिए चाहिए या साल भर के लिए चाहिए, जितने भी दिन के लिए चाहिए आप उसी से लेंगे, उसी पोर्टल से लेंगे। और उनका जो पेमेंट है वह सरकार देगी और सरकार आपसे लेगी। कितने पर एग्रीमेंट होता है पेमेंट में, इसकी बात की जा सकती है। तो और सरकार जो है न्यूनतम एक सीमा रखेगी और सरकार जो है जॉब की कंडीशन भी रखेगी, क्योंकि जो कार्य करने वाला है उसकी सुरक्षा जरूरी है। तो सरकार वह कंडीशन रखेगी कि इतना जो है आपको इसे पेमेंट करना ही करना है। चाहे आप इसके लिए 1 घंटा के लिए भी काम पर ले सकते हैं। न्यूनतम जो है सरकार यह सीमा बना दे कि न्यूनतम जो है आप 1 घंटा के लिए काम पर रख सकते हैं। तो अगर 1 घंटा के लिए भी काम पर रखते हैं तो 1 घंटा की जितनी मजदूरी होती है वह आप उसको पेमेंट करेंगे, मतलब सरकार पेमेंट करेगी, लेकिन सरकार आपसे लेके पेमेंट करेगी। और सिर्फ मजदूरी नहीं बल्कि सरकार निर्धारित करेगी कि भविष्य में जो उसकी निधि बनती है, भविष्य निधि जिसे कहते हैं, जब वह काम करने के योग्य नहीं हो जाएगा, बुढ़ा हो जाएगा बहुत, तो उसे कुछ भविष्य निधि मिले। तो उसके लिए जो जिसके यहाँ भी काम करेगा उसी से उसकी मजदूरी और भविष्य निधि दोनों का पैसा सरकार लेगी। जितना भी पैसा बनता है घंटे के हिसाब से वह सरकार तय कर देगी। और नौकरी की जो शर्तें हैं वह भी तय कर देगी सरकार, जिसे मानना अनिवार्य होगा। हाँ, जो काम लेने वाला है व्यक्ति, वह व्यक्ति अपने मर्जी से काम लेगा, अपने हिसाब से काम लेगा, परंतु जो कंडीशन बनाई गई है उसके तहत ही काम लेगा वह। यदि उसका काम ऐसा है उस वर्कर का जिससे कि वह संतुष्ट नहीं हो रहा है, तो वह उसे डिस्चार्ज कर सकता है, उसमें कोई रोक नहीं होगी। वो जब चाहे तब डिस्चार्ज कर सकता है, परंतु वह पोर्टल में पड़ा रहेगा वह व्यक्ति। यदि डिस्चार्ज कर दिया गया, यदि कोई व्यक्ति उसे नहीं रख रहा है, तो वह वर्कर, मान लीजिए कोई ऐसा वर्कर है जो कि निकम्मा किस्म का है या जो उतना टेक्निकल नहीं है, उसकी उतनी मांग नहीं है, तो वह पोर्टल में पड़ा रहेगा। जिसकी मांग है और जो भी व्यक्ति काम पर लेगा वह रेकमेंड भी करेगा, उसमें वो स्टार भी चिन्ह दे सकता है कि ये वर्कर का क्वालिटी यह है, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, इस तरह से स्टार वैल्यू उसकी होगी। तो यह बताएगा कि यह वर्कर कैसा है। तो जो भी काम करने वाला है, लेने वाला है, तो वह इस चीज़ को भी रिकमेंड करता रहेगा। यानी हर समय उस व्यक्ति का फीडबैक आता रहेगा कि यह व्यक्ति काम कैसा करता है, इसका परफॉर्मेंस कैसा है। और जो वह व्यक्ति है जो काम दे रहा है, तो उसे भी सुरक्षा रहेगी कि
ऐसा नहीं है कि उसे बुला कर ले गया कि चलो तुम्हें 500 रुपये देंगे और वहाँ पर उसे 100 रुपये पकड़ा रहा है। ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ पर पेमेंट जो है उसको सरकार से लेना है। तो 500 में एग्रीमेंट हो गया, सरकार अब पेमेंट लेगी। अब सरकार की प्रॉब्लम है कि कैसे उससे लेती है जो व्यक्ति काम पर रखा है। सरकार तो उसके खाते से काट लेगी, जितने में एग्रीमेंट हो जाता है सरकार उसके खाते से काट लेगी पैसा और इसे पेमेंट कर देगी। आज का जैसा सिस्टम नहीं रहेगा कि कह रहे हैं कुछ दे रहे हैं, कुछ खाते में लिखा जा रहा है कि इसे जो है 5,000 पेमेंट किया जा रहा है। पेमेंट करते समय उसे 1,000 रुपया दे करके टरका दिया जाता है कि जाओ हो गया, इतना ही। अनुबंध यहाँ पर बन जाता है कि तुम्हें 8 घंटे काम करने, वहाँ पर जब जाने पर उसे 12 घंटे काम कराया जाता है। 4 घंटे अतिरिक्त काम करा दिया, पैसा उतना ही दिया। यह सिस्टम बिल्कुल नहीं होगा। जब वहाँ काम होगा उस वक्त है काम उसका ऑन हो जाएगा और उसने कितना काम किया कितना काम नहीं किया ये हर समय ऑनलाइन सिस्टम में रहेगा। हर एक के पास चिप होगी, ये टेक्नोलॉजी हाई हो जाएगी, वो कितने देर काम किया वो सब रिकॉर्डेड होगा। तो इस प्रकार से यह काम चलेगा। उसे सरकारी नौकरी की तरह सुविधाएं सारी होंगी, जो सुविधाएं होती है सरकार देती हैं, तो उसके जॉब कंडीशंस होंगे। अब उसकी सिक्योरिटी होगी, लेकिन उसकी सिक्योरिटी इतनी भी नहीं होगी कि वह कुछ भी काम नहीं करे, पड़ा हुआ है। तो अनप्रोडक्टिव वर्कर जो होते हैं उनको अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा और प्रोडक्टिव वर्कर बनना पड़ेगा, तभी उसे काम भी मिलेगा। और जितने भी वर्कर हैं उन सबको काम मिलेगा, रोजगार की गारंटी होगी, काम मिलेगा। जो वर्कर इतना कमज़ोर होगा, जो स्किल्ड नहीं होगा, नॉन स्किल्ड हैं, और नॉन स्किल्ड में भी हम कहीं भी जाते हैं तो उतना नहीं कर पाते हैं, तो ऐसों के लिए भी सरकार जो है उसके स्टार वैल्यू के हिसाब से उसकी मजदूरी तय कर सकती है कि आप उतना बढ़िया नहीं काम कर पाते हैं तो आपको जो है आप ही का जो काम है, आप ही के स्तर का जो काम है, वो अगर किसी अच्छे वर्कर को उसमें 500 मिल रहा है तो आपको 200 दिया जा सकता है, क्योंकि आप उतने पारंगत नहीं है, उतना बढ़िया ढंग से नहीं कर पाते हैं। तो स्टार जो उसमें दिया जाएगा उसके हिसाब से उसको जो पेमेंट उसका दिया सकता है। और जिसको मान लीजिए कोई भी काम पर नहीं रखे, ऐसे भी कुछ लोग होंगे, तो ऐसे लोगों को, इनको कोई भी काम पर नहीं रखता है, मानवता के लिहाज से सरकार जो है उसे अपने कार्य के लिए रख सकती है और उसके हिसाब के जो उसका स्टार रैंकिंग है उसके हिसाब से उसको काम दे करके पेमेंट देगी। सरकार के भी अपने बहुत सारे काम हैं, जैसे रोड बनाने के, मिट्टी फेंकने के, गांव गिराव में झाड़ू लगाने के, बहुत सारे जो कार्य हैं, तो उस काम के लिए उसे रख सकती है सरकार और उसमें भी उसकी मॉनिटरिंग होती रहेगी और उसको मानवता के लिहाज से उसको कुछ पेमेंट दिया सकता है। तो स्टार वैल्यू के हिसाब से उसका पेमेंट उसका सिस्टम कर सकते हैं। तो इस तरह से एक संतुलन बनेगा, उत्पादकता, जिम्मेवारी, सुरक्षा, पेमेंट, सब ऐसा एक सिस्टम बन जाएगा जो कि हमारे देश के लिए और पूरी दुनिया के लिए ही बहुत ही अच्छा होगा, जिसमें काम तो निजी ही होंगे अधिकतर, लेकिन जो जॉब है, जो सेवा है, उसका सरकारीकरण हो जाएगा। इससे सुरक्षा रहेगी। अनावश्यक कुछ ऐसे होते हैं काम देने वाले जो अनावश्यक डांटते हैं, फटकारते हैं, गाली भी गलौज कर देते हैं। तो गाली गलौज करने का अधिकार आपको नहीं है, आपको उसके रैंकिंग देने का अधिकार है। एक आपने उसे अनुबंध किया 1 महीने के लिए, आपको लगता है ये काम सही नहीं कर रहा है, आप उसे 1 घंटा में चलता कर सकते हैं कि नहीं, इस व्यक्ति के काम से मैं असंतुष्ट हूँ, तो 1 घंटा में ही आप चलता कर सकते हैं और 1 घंटे की जो मजदूरी उसकी बनती है उसके हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग मैथमेटिकली कैलकुलेट कर दिया जाएगा, तो उसके हिसाब से उसकी मजदूरी उसको पेमेंट कर दी जाएगी और वो चला जाएगा।
किसी का भी आप अपमान नहीं कर सकते हैं, गाली गलौज नहीं कर सकते हैं, मार नहीं सकते हैं। वह अधिकार नहीं है किसी को भी जो व्यवहारिक अर्थ पर होता है। हालांकि कोई आज यह भी कर सकता है कि कानून में आज भी नहीं है कि आप किसी को गाली दे सकते हैं लेकिन गाली दी जाती है, मारे पीटे भी जाते हैं। और क्योंकि वह रिपोर्ट नहीं कर सकता कहीं पर, वो सामान्य रूप से वो समर्थ नहीं होता है ऐसा करने में। और कितने वर्कर ऐसे हैं जिनका शोषण होता है, यौन शोषण भी होता है महिला वर्करों का, या पुरुष वर्करों का भी शोषण होता है, उनके घर वालों का शोषण तक होने लगता है। तो इन सब चीज़ों से बचाव निश्चित ही वर्कर को होगा। और यदि काम उससे लिया जाता है अतिरिक्त काम, तो उसका पेमेंट भी सरकार उसके हिसाब से, चाहे डबल पेमेंट ले, ज़्यादा पेमेंट ले या ट्रिपल पेमेंट ले, कोई कितना भी ये सरकार नियम बना सकती है। तो सरकार का काम, हमारी समझ से तो यही है कि नियम कानून बनाए और दोनों पक्षों की सुरक्षा करे। जो सेवा देने वाला है, जो कंपनी वाले हैं, फार्म हाउस वाले हैं, दुकान वाले हैं, ठेकेदार हैं, उन सब की सुरक्षा होनी चाहिए। किसान हैं और जो कार्य करने वाले हैं, मजदूर हैं, कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, इन सब की भी सुरक्षा होनी चाहिए। दोनों पक्षों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना ये सरकार का काम है। सरकार का काम वह नहीं है कि सरकार प्रतिष्ठान को चलाए, यह सरकार के लिए काफ़ी कठिन कार्य होता है। तो जो निजीकरण चल पड़ा है, तो मैं निजीकरण के विरुद्ध में नहीं हूँ, लेकिन जो सेवा देने वाले लोग हैं, ऐसे सेवा देने वाले सेवकों की सुरक्षा अनिवार्य है। तो राजनीतिक पार्टियों के लिए भी बहुत बड़ा ये एक तरह से बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वैसे लें और जनता के बीच में जाएं और कहें कि हम लोग सभी को रोजगार दे सकते हैं। इस विधि से देश के सभी नागरिकों को रोजगार दिया जा सकता है। जो कोई भी व्यक्ति कैसा भी रहेगा, जो बहुत कमज़ोर भी रहे, तो उसे भी हम उस स्तर का, जिस स्तर का वह है, उस स्तर का जॉब उसे दे सकते हैं। और आज भी लोग, अधिकतर लोग काम कर रहे हैं, बस इतना है कि वह कौन सा काम कर रहा है सरकार को पता नहीं है, उसे क्या पेमेंट मिल रहा है सरकार को पता नहीं है, तो इसलिए वह अपने को बेरोजगार कहता है। आज भी लोग काम कर रहे हैं, दुकानों में काम कर रहे हैं, सड़क पर काम कर रहे हैं, कि किसी के यहाँ पंक्चर ही लगा रहे हैं, तो वह भी तो काम है, उसके लिए भी पेमेंट पा रहे हैं, लेकिन उसे वह काम नहीं समझता है और सरकार को पता भी नहीं है कि ये काम कर रहा है। तो सरकार को इससे पता चल जाएगा कि कौन व्यक्ति कहाँ काम कर रहा है। बिना कोई कोई अपना बिजनेस कर रहा है, कोई ऑटो चला रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो उसे भी वहाँ रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। यानी कोई भी व्यक्ति, चाहे वो बिजनेस करे, चाहे वो सेवा दे, चाहे सेवा ले, हर हालत में वहाँ रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा। तब सरकार को पता चलेगा कि हमारे देश में कितने वास्तविक बेरोजगार हैं जो कुछ भी नहीं करते हैं। फिर उनके लिए अलग से प्लानिंग बनाई जा सकती है। जो बिल्कुल बेरोजगार हैं और जो बिल्कुल ही अनस्किल्ड हैं और बिल्कुल निकम्मे हैं, उनके लिए ये बनाया जा सकता है, एक अलग से प्लान बनाया जा सकता है कि इनको किस तरह से रोजगार दिया जाए। और जो बिल्कुल जिसका कोई स्टार, कोई वैल्यू नहीं होगा, एक स्टार भी जो नहीं पाएगा, ऐसे दीनहीन मानव के लिए भी सरकार कुछ डोल मनी दे सकती है, अर्थात कुछ अनुदान उसे दे सकती है ताकि वह जी सके। तो ऐसे को जो भत्ता दिया सकता है, तो सामान्य भत्ता दे करके उस व्यक्ति को, उसका भी जीविकोपार्जन चले, उसका भी परिवार चले, तो ऐसा किया सकता है। और सरकार उसके परिवार से इस तरह से काम ले सकती है। सरकार के पास वो तकनीक होनी चाहिए, ये प्रबंधन होना चाहिए कि ऐसे लोगों से भी काम ले सके। यह भी जानना जरूरी है कि इस तरह के लोग किस तरह का काम कर सकते हैं। एक व्यक्ति अगर एक तरह का काम नहीं कर पाता है, तो वो कोई ना कोई काम वो कर सकता है। तो यह भी सरकार के पास एक होना चाहिए कि वह किस तरह का काम कर सकता है, उसमें ऐसा ट्रेनिंग का विकास उसमें किया जाए, वैसे हुनर उसे सिखाए जाए। और ऐसे हुनरमंद व्यक्ति को हम बना सकते हैं इस प्रकार से। जो हुनरमंद नहीं है उन्हें भी बना सकते हैं। जैसे अभी मान लीजिए जैसे कौशल विकास केंद्र चल रहा है, तो जा के लोगों को सीखना पड़ता है।
तो वहाँ पर और भी तरह तरीके से सिखाए जा सकते हैं। जब यह सिस्टम लागू होगा और उन्हें गारंटी दी जाएगी कि आपको नौकरी तो अवश्य ही मिलेगी, आपको काम अवश्य ही मिलेगा और हर काम का सरकारीकरण होगा, यानी सर्विस का सरकारीकरण हो जाएगा। चाहे किसी भी प्रकार के काम हो तो वह भले प्राइवेट कंपनियां उस काम को करेंगी, लेकिन उसके यहाँ जो वर्कर काम करेंगे तो उसे सरकारी वर्कर माना जाएगा, उस कंपनी का वर्कर नहीं माना जाएगा, उसे सरकार का माना जाएगा। तो और उसको कहाँ नौकरी देनी है, कहाँ नहीं देना, डिप्लॉय करना है, ये सरकार की भूमिका होगी। सरकार उसके यहाँ मैसेज भेज सकती है उसके मोबाइल पर कि आपको जो है यहाँ पर काम मिल गया, आप वहाँ जाइए। उसका जो वर्क डाटा है तो वर्क डाटा के हिसाब से उसे काम मिलता रहेगा, उसके स्टार वैल्यू के हिसाब से काम मिलता रहेगा। उसकी अपनी जितनी क्षमता है, कोई भी अपना अपडेट भी कर सकता है। अगर कोई किसी ने नई डिग्री प्राप्त की तो उसी पोर्टल पर वो अपने को अपडेट कर सकता है कि मेरी डिग्री ऐसे हो गई, मैं अब ये कर ले रहा हूँ। तो इस प्रकार से वह कर सकता है। किसी को डिग्री नहीं भी मिली है लेकिन उसने उस काम को सीख लिया है तो उसको भी वह बता सकता है कि मैं इस काम को करना जानता हूँ। डिग्री का मायने नहीं है, बहुत मतलब है कि वह उस काम को जानता है करना। तो इस प्रकार से हम लोग ऐसा एक आर्थिक माहौल पैदा कर सकते हैं कि जहाँ रोजगार हम लोग सबके लिए मुहैया करा दें और वो सारे रोजगार सरकारी रोजगार माने जाएंगे। तो यह प्राइवेट कंपनियों के लिए भी अच्छा रहेगा कि उन्हें टेक ओवर करने में, जो सरकारी संस्थान हैं उन्हें टेक ओवर करने में ऐसी दिक्कत नहीं आएगी जैसी दिक्कत अभी आ रही है कि पब्लिक से विरोध होता है और उनके कर्मचारियों के द्वारा विरोध हो रहा है। जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो प्रतिष्ठान, जब उसका निजीकरण का मामला उठता है तो वहाँ भी बहुत विरोध होता है। तो वह विरोध बचाया जा सकता है और उन्हें समझाया जा सकता है कि उनकी सुरक्षा बनी रहेगी और नए नए अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे। तो इस तरीके से हमारी एफिशिएंसी, कार्य की जो उत्पादकता है वह बनी रहेगी और साथ ही साथ हम सुरक्षा भी प्रदान करते रहेंगे वर्करों को और वह सुविधाएं, फैसिलिटीज़ भी प्रदान करते रहेंगे। जैसे कि मान लीजिए मेडिकल फैसिलिटी है, कोई कहीं काम कर रहा है तो वहाँ काम कर रहा है तो वहाँ जो उसके लिए जो घटना घटती है तो जहाँ पर वह वर्कर जहाँ काम कर रहा है तो वहाँ पर उसके लिए मेडिकल फैसिलिटी भी उसके हिसाब से उसके भी वहाँ पर कीमत रख दी जानी चाहिए उसकी मजदूरी में कि इतना प्रतिशत इसका जो है ये मेडिकल फैसिलिटी के लिए इतना प्रतिशत पैसा है और उसका एक फ़ंड हो जाना चाहिए कि मेडिकल फ़ंड हो गया, ये इतना प्रतिशत इसके फंड में चला गया मेडिकल का। तो मेडिकल फंड भी अपने आप उसमें क्रिएट होता रहेगा और वहाँ से उसे हम सुविधा दे सकते हैं। अब वो जो मेडिकल फंड बना तो वो वर्कर कहीं भी कुछ काम करता है, उसके साथ हादसा हो जाता है तो उसका उसी फंड से लेकर के उसको दिया जाए। उस एक फंड, वह एक फंड बना रहे, यह नहीं कि वह व्यक्ति कहीं काम करने गया तो सारा बोझ उसी जो काम दे रहा है उसी के पर सारा लाद दिया जाए उस फंड का, यह सही नहीं है। किसी के यहाँ मान लीजिए कि कोई गया 1 महीना काम करने और वहाँ हादसे में उसकी मृत्यु हो जाती है, तो अब जिसके यहाँ गया वो काम कर रहा है तो क्या वह कंपनी उसका सारा मृत्यु का सारा खर्चा उठाएगी उसका? तो यह उचित नहीं प्रतीत होता है। बल्कि उसका एक फंड बना हुआ रहे जिसमें कि वो जहाँ से काम करते रहे, जब से काम करते रहे, तो वो उस फंड में उसका डिपॉजिट होता रहे और जो उसकी मजदूरी है उसमें उसकी जो भविष्य निधि है वह भी तय हो जाए, उसका भी फंड उसमें जुड़ जाए। जो उसकी जो है मेडिकल फैसिलिटी है वह भी उसमें रहे, उसका भी अलग अमाउंट रहे और उतना, और उसकी जो मजदूरी होगी वह अमाउंट रहे। यानी इस तरह के हम इसको इस तरह से अमाउंट उसको हम दे सकते हैं। तो 3 अमाउंट बना करके, चाहे वो 1 घंटा भी काम करता है तो ये तीनों अमाउंट साथ में मिला करके उसका चला जाएगा। मजदूरी वाला पेमेंट हिस्सा उसको मिल जाएगा और जो मेडिकल फैसिलिटी वाला उसका उससे पोर्टल में उसके लिए जमा हो जाएगा और जो भविष्य निधि का पैसा है वो भी जमा हो जाएगा। तो ये इस तरह की सुविधाएं वो रहेंगी और उसी निधि से उसको दिया जाएगा।
तो इस तरह से हम एक अच्छा सिस्टम डेवलप कर लेंगे सभी वर्करों के लिए। और हमारे देश में यह एक बहुत ज़्यादा एक इमोशनल वैल्यू भी रख रहा है कि सरकारी नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए। तो हम सभी को यह इकोनॉमिकल इमोशनल वैल्यू जो है उसको मेंटेन कर सकते हैं। ये जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं ये इसको एक मुद्दा बना करके और इसको लागू करा सकती हैं जो भी सरकारें बनती हैं। तो मैं समझता हूं कि उनका जो इसमें अगर उनका जो वोटिंग है वह भी बढ़ेगा, लोग उन्हें पसंद करेंगे। तो यह बहुत बढ़िया रहेगा सभी के लिहाज से, हमारे अर्थव्यवस्था के हिसाब से भी, क्योंकि इससे अर्थव्यवस्था भी बहुत सुदृढ़ होगी, उद्यमिता बढ़ेगी और प्राइवेटाइजेशन भी बढ़ जाएगा और टोटल एसेट्स भी बढ़ जाएंगे, देश में धन भी आएगा, सबको रोजगार भी मिलेंगे और रोजगार ही नहीं मिलेंगे बल्कि सरकारी रोजगार मिलेंगे। तो इसे अपनाना चाहिए, हम यही समझते हैं। और इस चूँकि सारी बातें डील नहीं की जा सकती हैं एक वीडियो में, लेकिन मैंने एक आउटलेट डायग्राम दे दिया है, डायग्राम दे दिया है और इस डायग्राम में और कुछ विशेष बारीकी से और काम करके मोटे तौर पर मैंने सिद्धांत को समझा दिया है। तो इस पर काम राजनीतिक पार्टियां और इकोनॉमिस्ट और पूंजीपति और जो लेबर यूनियन के लोग हैं तो वे सब मिल करके इसे कर सकते हैं। प्रशासनिक अधिकारी हैं, सब मिल करके इस विषय पर गौर करके और उसको अच्छा से व्यावहारिक अर्थ में इसे लागू कर सकते हैं। तो आज इतना ही इस विषय पर। ओम।